अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी। अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान पर हमले जारी हैं। अभी भी वहां पे मुख्तलिफ टारगेट्स को हिट किया जा रहा है। इस वक्त ईरान के अंदर क्या सिचुएशन है, सबसे पहले हम उस पर गुफ्तगू करेंगे। उसके साथ साथ पाकिस्तान भी दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन कर रहा है बॉर्डर के एरिया में, अफगानिस्तान के एरियाज के अंदर, उस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। हुकूमत का क्या रद्द-ए-अमल है अब तक ओवरऑल सारी सिचुएशन पे, आगे चल के उस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन हम शुरू करेंगे ईरान से। ईरान में इस वक्त क्या सिचुएशन। ईरान से सहाफी जॉन हुसैन साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जो तेहरान में इस वक्त मौजूद हैं। जॉन, अगर काइंडली आप हमें बता सकें कि इस वक्त भी क्या वहां पे हमले वगैरह हो रहे हैं, करंट सिचुएशन क्या है तेहरान में और ईरान के दीगर शहरों में? जी बिल्कुल, हमले हो रहे हैं इस वक्त और पुलिस स्टेशन के ऊपर भी हमले हुए हैं यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से। जितने भी मॉलों के अंदर पुलिस स्टेशन है उनको तबाह करने की कोशिश की जा रही है। रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को बाकायदा निशाना बनाया जा रहा है, उनको भी टारगेट किया जा रहा है और हमले तो ऑनगोइंग हैं। लॉन्चर्स के ऊपर कॉन्स्टेंटली अटैक्स करते हैं, बट एट द सेम टाइम एक बहुत गम गुस्सा है अवाम के अंदर। बहुत बड़ा एक सानिया जो हुआ है उसके ऊपर बहुत आउटरीच है लोगों का कि किसी भी तरीके से इसको रुकना नहीं चाहिए और ये अटैक्स जो है वो जारी रहने चाहिए। तो ईरान ने अपनी 10th वेव जो लॉन्च की उसके बाद वो कॉन्स्टेंटली और भी स्ट्राइक्स जो है वो लॉन्च करेंगे। ठीक। अच्छा, तेहरान के अंदर क्या जो अवामी सपोर्ट है हुकूमत के लिए या दीगर शहरों में, वो आपको नजर आती है? ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि ये हुकूमत बड़ी अनपॉपुलर है और वो अवाम से बेसिकली अपील कर रहे हैं कि आप बाहर निकल आए, एहतजाज करें और हुकूमत का तख्ता उलट दें। ऐसी सिचुएशन होती हुई वहां पर आपको नजर आ रही है? देखें, ट्रंप को हमेशा ये नेतन्याहू कहता है कि आप जाएं, अटैक करें, लोग आपके लिए बाहर निकलेंगे। लेकिन काजमी साहब, कहाँ होता है ये? अभी भी कहाँ आपने देखा कोई, मतलब 4-5 लोग छतों से आवाजें लगा रहे हैं उसकी वीडियो बना के, या 10-15 लोग अपनी पार्किंग के अंदर खड़े हुए पार्टी कर रहे हैं उसकी वीडियो लगा के? ये जो अवामी सेंटिमेंट नजर आ रहा है, मूवमेंट हाई लेवल पे जो लोगों की बाहर नजर आ रही है, ये तो क्लियर है यूनाइटेड स्टेट्स के लिए कि जब भी ये जो ख्वाब हैं, जब ये देखते हैं कोट अनकोट रिजीम चेंज का, तो वो तो शैटर हो जाता है, लोग उनके खिलाफ आके बाहर निकल जाते हैं। तो इसमें कोई सच्चाई नहीं है, इट इज ऑल फैब्रिकेटेड। अगर होता है ऐसा, जब ऐसे स्केल पे लीडर को शहीद किया जाता है और अगर मैसिव डिसेंट होता है अवाम के अंदर, तो अवाम रोडों पे आती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है। अच्छा, आयतुल्ला खामनाई के जो सक्सेसर हैं उनके बाद कौन आएगा? क्या उस हवाले से कोई फैसला हो सका? कोई इजलास बुलाया गया? जी, उसके हवाले से जो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट है उसकी मीटिंग है, उसके डिलिब्रेशंस चल रहे हैं एंड 1-2 दिन के अंदर ही फैसला होगा। ईरान इज नॉट अ डिक्टेटरशिप और अ मोनार्की। यहाँ पे कोई लिस्ट नहीं दी जाती कि ये 3 सक्सेसर हैं, आप इनमें से चूज कर लें। यह जो असेंबली ऑफ एक्सपर्ट जो कि एक इलेक्टेड इदारा है, वो इलेक्टेड इदारा इलेक्ट करता है सुप्रीम लीडर को। तो वी विल ओनली सी हु द लीडर इज। देयर आर लॉट ऑफ स्पेकुलेशंस गोइंग ऑन एंड सम पीपल आर सेइंग कि आरफी साहब जो है वो सुप्रीम लीडर बन गए हैं एसेंशियली। दैट इज नॉट ट्रू। ये वक्त ही बताएगा कि असली में सुप्रीम लीडर कौन बनता है, सिलेक्शन किसकी होती है असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के थ्रू। ठीक है। अच्छा, ईरान ने जो खित्ते में अमरीकी बेसिस को टारगेट किया है, क्या वो सिलसिला जारी रहेगा? ईरानी हुकूमत का इस वक्त वहां पे क्या मूड नजर आ रहा है, सेंटीमेंट क्या है और इतलात क्या है? देखें, पहले तो काजमी साहब, बड़ा अनफॉर्चुनेटली ईरान को ये कदम उठाना पड़ा। और ये जो बरादर मुसलमान ममालिक जो इतने अच्छे दोस्त हैं इसराइल के, उन्होंने जो एसेट्स को बिल्डअप किया वहां पे, जाहिर सी बात है ईरान को एसेट्स के ऊपर टारगेट करना पड़ा और इनडिस्क्रिमिनेटली नहीं किया। उन मुल्कों को अटैक नहीं, उन मुल्कों की बेसिस के ऊपर अटैक नहीं किया गया जहां पे वादा जो किया था, जिन्होंने कहा था हमारी स्पेस यूज नहीं होगी और नहीं की उन्होंने यूज। फॉर एग्जांपल, तुर्की में कोई टारगेटिंग नहीं हुई, अजरबैजान के अंदर कोई टारगेटिंग नहीं हुई, ओमान के अंदर कोई टारगेटिंग नहीं हुई। टारगेटिंग सिर्फ उन कंट्रीज की बेसिस के अंदर हुई है जिन्होंने अपने वादे की खिलाफ वर्जी की और अमेरिका को सपोर्ट किया इन इट्स अटैक ऑन ईरान। And they exercise their legitimate right under UN Article 2 and Article 51 of the Charter. तो इसमें तो लोग कह रहे हैं कि भाई लोगों को फिक्र है कि तेल की प्राइसेस बढ़ जाएंगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया। तो आप मुझे खुद बताएं काजमी साहब, अगर किसी, ये तो नेवल बॉर्डर खुद मैरिटाइम बाउंड्रीज के अंदर आता है ना, चोक होल्ड ईरान का, तो जाहिर है वो अपना लेजिटिमेट राइट एक्सरसाइज करेगा। और किसी भी मुल्क में अगर अभी रीजन के अंदर देखें, बड़ा खतरा ये है कि ईरान खत्म हो जाए और कोई इजराइल की प्रॉक्सी यहां पे आके बैठ जाए, ना कि ऑयल प्राइसेस जो है वो राइज हो रही हैं। आई थिंक लोगों की इसके ऊपर कंसर्न ही गलत है। ठीक है। अच्छा, अब आपको ये तनाजा खत्म होता हुआ नजर आ रहा है या फिर अभी भी सिचुएशन ऐसी है कि कुछ अरसा और ये जंग चल सकती है? आई डोंट थिंक ये खत्म होगा। ये अभी इतनी आसान हो सकता है खत्म हो जाए अगर अमेरिका एग्जिट कर जाए पूरे रीजन के अंदर से। आई थिंक तब शायद पॉसिबिलिटी बन सकती है कि खत्म हो, वरना मुझे खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा। बड़े मैसिव स्केल्स पे अटैक हो रहे हैं, यूनाइटेड किंगडम के जो बेसिस हैं उनको भी अटैक करने की बातें हो रही हैं।
तो आई डोंट थिंक ये ईरान की तरफ से कोई इसके अंदर हेजिटेंस शो की जाएगी। दे आई ऑलरेडी सेड, पहले भी कहता रहा और अभी भी कहूंगा, दे लुक एट द सिचुएशन एज एन ऑल आउट वॉर, ये इसमें कोई शक नहीं है। जॉन हुसैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। इसी मामले के ऊपर और अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशंस कर रहा है उस पर गुफ्तगू करने के लिए सीनियर दिफाई तजियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब ने हमें ज्वाइन किया। जाहिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, जनरल साहब, पहले ये जो ईरान की सूरत हाल है, अब तक आपने इसका क्या अंदाजा लगाया? जो मिलिट्री टारगेट्स हैं, जिस तरीके से अमेरिका इसराइल उनको हिट कर रहा है ईरान में, आपको लगता है कि ये कोई स्विफ्ट नतीजा निकल आएगा, जो वो अचीव करना चाह रहे हैं मिलिटरीली वो जल्दी अचीव कर लेंगे? देखिए, जहां तक अतर साहब मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स का ताल्लुक है तो उसमें तो उनको एक एज हासिल है। आई मीन ना इधर एयर डिफेंस है ना उस तरह का एयरफोर्स है, और फिर ज्यादातर आपको पता ही है कि जिस डोमेन में यहाँ पे काम होता रहा। बट एनीवेज, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स तो शायद वो अचीव कर ले, लेकिन जो उनके पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स में अगर रजीम चेंज वगैरह है तो दैट इज अ बिग क्वेश्चन कि वो उसको अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बट हैविंग सेड दैट, अभी डिपेंड्स अपॉन कि ईरान की क्या कैपेबिलिटीज है। अभी तक तो मिसाइल के फील्ड में जो मिसाइल रिस्पांस है मिसाइल्स का, उसी में वो ईरान ने अपना रिस्पांस माउंट किया, और एक थोड़ी सी स्ट्रेटजी में ये चेंज लाया है कि वो जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं या जो नेबरिंग कंट्रीज हैं जहां जहां पे फैसिलिटीज मौजूद हैं यूनाइटेड स्टेट्स की, रीजन उन फैसिलिटीज को सामने रख के आई मीन कि जिस तरीके से बाकी गल्फ कंट्रीज के ऊपर भी अटैक किए गए हैं, तो मेरे ख्याल में ईरान चाहता है कि इसका जरा थोड़ा सा कैनवस बढ़ाया जाए। इवन इन्होंने वेस्ट जो अभी तक दूर था इस झगड़े से, या दूर रहने की कोशिश कम से कम कर रहा था, तो उसको भी इन्होंने इन्वॉल्व किया। आज E3 का भी बयान आया, E3 कंट्रीज जो है फ्रांस, जर्मनी एंड यूके, कि जी वो अपने डिफेंस में इन ऑपरेशंस में शामिल हो सकती हैं। मीनिंग देयर बाय, हालांकि बड़ी चेंज थी आज से कोई अगर 10 साल पहले 12 साल पहले हम इसी यूके को और इसी वेस्ट को देखते थे कि वो बिल्कुल अमेरिका का पार्टनर होता था, जिस तरह आज इजराइल और अमेरिका पार्टनर है। लेकिन उससे फिर उन्होंने दूर उनको भी आपने इस वॉर के अंदर ले आए, तो इसका दायरा जो है जी वो वसी होता जा रहा है। तो जब दायरा वॉर का वसी होता है तो फिर इसमें थोड़ा सा लॉन्गेविटी आती है, थोड़ा सा टाइम पीरियड बढ़ता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है प्रेडिक्ट करना कि ये कब एंड होंगे। लेकिन मैं जो पर्सनली फील कर रहा हूं, मुझे जैसा लग रहा है कि ये टोटल मिलिट्री एनिहिलेशन चाह रहे हैं ईरान की, ताकि ईरान के अंदर जो इनके मिसाइल्स के भी स्टॉक पाइल्स हैं उनको भी टारगेट किया जाए। जो लीडरशिप इनको IRG और इनकी मिलिट्री दोनों को जो लीडरशिप मिलनी है, बार बार उसको टारगेट किया जाए ताकि एक डिसीजन लूप पे चले जाए। वो कहते हैं ना पैरालिसिस, इसको बोलते हैं जी, पैरालिसिस क्रिएट कर दिया जाए कि इनकी डिसीजन करने की सलाहियत इन मिलिट्री डोमेन बिल्कुल ही खत्म कर दी जाए। उसके बाद शायद कोई ऐसी एनवायरनमेंट बन जाए जिससे ये अपने ऑब्जेक्टिव्स को मुकम्मल कर सके। अच्छा सर, आपने देखा कि ईरान ने बहरीन हो जाए, कतर हो जाए, दीगर जो खित्ते के इलाके हैं वहां पे अमेरिका के बेसिस को हिट किया और वो हिट हुए और वहां पे नुकसान भी हुआ। इसको आप कैसे देखते हैं? जो जो ये जंग बढ़ेगी, जो डिफेंसेस हैं, जो बुनियादी तौर पे आयरन डोम का जिक्र होता है कि इसराइल को बचाने के लिए, और खित्ते में दीगर भी जो एयर डिफेंस का निज़ाम लगाया हुआ है अमेरिका ने, उसमें मजबूती आएगी या वो मजीद एक तरह से कमजोर होता जाएगा आने वाले दिनों में? इसलिए कि पिछली जंग में भी हमने देखा था कि शुरू में अगर वो 10 मिसाइल इंटरसेप्ट कर रहे थे, आखिर में वो आके 5 पे आ गए थे और ज्यादा मिसाइल बीच में से मिस हो रहे थे जो जाके टारगेट्स पे लग रहे थे। उसको आप कैसे मिलिटरीली देखते हैं कि वो किस तरह चीजें आगे बढ़ रही हैं? देखिए अदर साहब, जो भी डिफेंस सिस्टम हो, जितना मजबूत से मजबूत तर हो, उसकी फंक्शनिंग में, एग्जीक्यूट करने में कुछ ना कुछ कोताहियां रह जाती हैं, या समझ लें कि कुछ ना कुछ फेलियर्स हो जाते हैं। नो डिफेंस सिस्टम इज 100%। S-400 इंडियंस लेके बैठे हुए थे, सबसे पहला टारगेट ही S-400 होगी। उनके जहाज गिरे, सारा कुछ यही चीज हमने देखा इजराइल में। अभी आप जो जिक्र कर रहे हैं कि देयर वर नॉट मेनी मुनीशन जो पेनिट्रेशन करके चले गए और वो पहुंच गए अपने टारगेट्स के ऊपर, तो वो भी जा सकते हैं। तो जो इनका लेबनान के ऊपर अभी रिस्पांस आया इजराइलीज का, इसका मतलब ये है कि क्योंकि इजराइल से बड़ी कम न्यूज बाहर आ रही है, वो वीडियोस भी नहीं बनने देते, न्यूज को भी बाहर कम। फिर अमेरिकन की भी पॉलिसी है कि वो अंडरस्टेट करते हैं अपनी कैजुअलिटीज को, वो कभी अपनी कैजुअलिटीज 100% नहीं बताते। तो इसका मतलब है कुछ पेनिट्रेशंस हुई हैं थ्रू ऑल डिफेंसेस। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, जितनी ये लंबी जंग होगी या जितना रिस्पांस लंबा ईरान की तरफ से आता रहेगा, तो उसमें से कुछ ना कुछ तो पेनिट्रेशंस होंगी और वो डैमेज भी करेंगी। ऑलरेडी वी हैव न्यूज
कि 3 सेंटकॉम सोल्जर्स हैव बीन किल्ड, 5 सीरियसली जख्मी हैं। जब सीरियसली जख्मी कहते हैं तो इसका मतलब है कि वो भी सीरियसली हिट हुए, और हो सकता है नंबर ज्यादा हो। दिस इज नॉट 100%। इसका मतलब है कि ये पेनिट्रेशन हुई हैं, और जितनी प्रोलॉन्ग होगी पेनिट्रेशन होती जाएंगी। इसलिए तो अभी वो इनकी जो मिसाइल साइट्स हैं या जहाँ पे स्टोरेज साइट्स हैं या इनकी जो रडार की कम्युनिकेशन की कैपेसिटीज कैपेबिलिटीज हैं, उनको भी साथ साथ टारगेट किया जा रहा है जी। ठीक है। अच्छा सर, एक चीज का बहुत ज्यादा जिक्र हो रहा है कि अगर रजीम गिर जाती है या कोलैप्स कर जाती है ईरान में, और एक ऐसी रजीम आ जाती है जो इसराइल के करीब हो, दीगर जो ऐसे ताकतें हैं जो एंटी पाकिस्तान है उनके करीब हो, तो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा खतरा वहां पे क्रिएट हो जाएगा। या वहां पे अगर कोई रियासतें, मतलब नई रियासतें बन जाती हैं, वॉल्कनाइजेशन का जिक्र हो रहा है, तो उस सिनारियो में आप पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा फौजी या दिफाई चैलेंज देख रहे हैं? देखिए, मैं उनके चैलेंज से ज्यादा देखता हूं कि आपकी पाकिस्तान की कैपेसिटी कैपेबिलिटी है कि नहीं इन चैलेंजेस को मीट करने की। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। दैट एग्जिस्ट, वो पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट करती है। और जो ईरान का सिस्टम है वो इतना इजी सिस्टम नहीं है जी। अभी देखें ना, यू हैव द वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट एनिमी एट योर नेबरहुड जी। इंडिया से ज्यादा जो आपकी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, जो आपके वजूद को ही नहीं मानता, इससे बड़ा एनिमी तो कोई भी नहीं क्रिएट हो सकता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का जो डिफाइंस है वो मैनिफेस्ट होता है छोटी सी ताकत से लेके बड़ी सी बड़ी ताकत के खिलाफ। ये नहीं हो सकता कि वो किसी के सामने ब्रेक हो जाए, और ये दुनिया भी जानती है। और आई थिंक पीपल हैव आल्सो लर्नड, पीपल हैव वॉच्ड पाकिस्तान रिस्पॉन्डिंग टू इंडियन एग्रेशन। ये जो ऑपरेशन संदूर में गया है, तो उसके बाद वो कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स सिचुएशन होगी, स्पिल ओवर इफेक्ट्स होते हैं पाकिस्तान के अंदर भी। आपने देख लिया अभी जो एहतजाज, अनफॉर्चुनेट एहतजाज, और उसमें भी इनग्रेस थी। आई एम श्योर के थर्ड पार्टी इसमें एंटर हुई है। जिस तरीके से कराची के इंसिडेंट हुए हैं, जिस तरह के हुए हैं, ये प्योर पाकिस्तानी एक्शन नहीं हो सकता, इसके अंदर लोग इन्वॉल्व होते। इस तरह की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, इस तरह की चीजें ये बढ़ सकती हैं। लेकिन उसके लिए फिर वही बात है कि आपकी कितनी कैपेसिटी कैपेबिलिटी है। गुड थिंग टू नोट इज कि पाकिस्तान हैज द कैपेसिटी, पाकिस्तान हैज द कैपेबिलिटी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द विल ऑफ द नेशन, द डिफाइंस, जो सहनियत रिजाइड करती है हर पाकिस्तानी के अंदर, वो फिर बड़ी से बड़ी ताकत को देने के लिए जवाब तैयार है। पाकिस्तान न्यूक्लियर कंट्री है। मेरे ख्याल में ओवर एस्टिमेट अंडर एस्टिमेट करेंगे, मिस कैलकुलेशन करेंगे अगर पाकिस्तान के डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की गई, चाहे इस रीजन में बैठ के या रीजन से बाहर बैठ के, तो दैट विल बी हाईली मिस कैलकुलेटेड मूव। अच्छा सर, पाकिस्तान इस वक्त दहशतगर्दों के खिलाफ भी ऑपरेशंस कर रहा है, क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशंस भी हो रहे हैं। अफगानिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जगहों को निशाना वगैरह भी बनाया गया है। इसमें आपको एंड गेम क्या नजर आती है? पाकिस्तान क्या करने जा रहा है, कि कितनी देर लंबी ये कार्रवाई चलेगी, किस किस को वहां पे टारगेट किया जाएगा? इस हवाले से भी जरा ब्रीफली मुझे बता दें। देखिए, जो पाकिस्तान का जो अभी तक डिफाइंड एंड स्टेट इसकी नजर आ रही है, या जो डिफाइन की गई है कि ये एंड स्टेट है जी, हम चाहते हैं, वो पॉलिसी कैप्चुलेशन है। पाकिस्तान चाहता है इन तालिबान टेररिस्ट से जो अफगानिस्तान में बैठे हुए अफगानिस्तान को यूज करें कि वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज न करें। बाकी उनका इंटरनल मामला है। बाकी वहां पे जो डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सी आ चुकी हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, जो दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों को मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव्स है और उनको कोई भी खरीद के यूज कर सकता है। तो वो पूरी इंटरनेशनल और रीजनल एक थ्रेट है। पाकिस्तान सारों को बता रहा है, उसको उन्होंने सारों ने मिलकर उसको एड्रेस करना है। बट हैविंग सेड दैट, इसका टाइम देना इज नॉट पॉसिबल। पाकिस्तान देखे ना, ये ऑपरेशन आपने खुद बड़ा सही लफ्ज इस्तेमाल किया, ये ऑपरेशन जो पाकिस्तान कर रहा है, ये ऑपरेशन उस वक्त तक जारी रहेंगे जब तक वो पाकिस्तान के खिलाफ इन एक्टिविटीज को बंद नहीं कर देते, जब तक ये बिहेवियर चेंज उनके ऊपर आ नहीं जाता। और वो ऑफ कोर्स उसी वक्त बंद करेंगे जब उनको पैसा आना बंद हो जाएगा, जब उनका ये प्रॉक्सी जो ट्रांजिशनल रिलेशनशिप इंडिया के साथ इनकी स्टेब्लिश हुई है, ये जिस दिन इंडिया ने इनको पैसे देने बंद कर दिए, तो आप देखेंगे कि ये एक्टिविटीज भी आहिस्ता आहिस्ता नीचे चली जाएंगी। बिकॉज कोई एक लेजिटिमेट पाकिस्तान के खिलाफ वो ऑपरेशन या जंग तो नहीं कर रहे, एक इलेजिटिमेट टोटल टेररिज्म रिलेटेड है। उनका चाहे शरीयत का नाम ले, वो भी टेररिस्ट है, और जिसने बंदूक उठाई है वो भी टेररिस्ट है। दोनों मिलके काम एक ही कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। तो जब तक वो बिहेवियर चेंज नहीं आता उन पे, तो पाकिस्तान विल कीप क्रिएटिंग द कॉस्ट। अब भी पाकिस्तान ने भी जो ऑपरेशन किए हैं, अगर 52-53 जगहों पे हमने एरियल स्ट्राइक्स किए हैं, उसके अलावा उनके जो लोग मारे गए हैं, ये सारे वही टेररिस्ट कैंप्स हैं, वही ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जहां से अबेट स्पोर्ट होते हैं, ट्रेन होते हैं, जहां इनके वो वेपन्स एमुनिशंस पड़े हुए हैं, जहां से ये पाकिस्तान के खिलाफ उन वेपन्स एमुनिशंस को इस्तेमाल करते हैं।
तो कोई अफगानिस्तान के खिलाफ जंग तो हो नहीं रही है कि पाकिस्तान जंग लड़ रहा हो। पाकिस्तान तो ये ऑपरेशंस कर रहा है इसी टीटीपी के खिलाफ, और उस वक्त तक जारी रहेंगे जब तक इनका बिहेवियर चेंज नहीं होता। और ये पाकिस्तान के जो अनफॉर्चुनेटली ये टीटीपी के लोग जो इनको जाके शामिल हुए इनके बारे में वो एक इंपॉर्टेंट फैसला नहीं करते। पहले उसामा बिन लादेन की वजह से इन्होंने 20 साल अफगानिस्तान की अवाम के ऊपर जुल्म किया, अब इस टीटीपी की खातिर ये फिर अफगानिस्तान की अवाम को उसी जुल्म में और उसी में रखना चाहते हैं, क्योंकि आंसरेबल अदरवाइज इनको होना पड़ेगा। इनका पावर में रहना इसी फ्रिक्शन के साथ है, इसलिए पीस उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। और पाकिस्तान जब तक ये बिहेवियर चेंज नहीं आता ऑपरेशन जारी रखेगा। ठीक है जन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक जी। ईरान पर इसराइल और अमेरिका की जानिब से जो हमला किया गया उसके बाद वहां पे बड़ी तादाद में शहादतें भी हुई हैं, बहुत सारे लोग वहां पे मारे गए। लेकिन अगर खित्ते में कोई और ऐसा मुल्क है जहां पे बड़े पैमाने पे हलाकतें हुई हैं, लोग जहां बाक हुए हैं, वो पाकिस्तान है। ईरान के बाद पाकिस्तान वो मुल्क है जहां पे कोट किया जा रहा है, कहीं पे मीडिया बता रहा है 20 हलाकतें हुई हैं, कहीं पे मीडिया बता रहा है 30 हलाकतें हुई हैं। मुख्तलिफ फिगर्स कोट की जा रही हैं जो 20 से 35 के दरमियान है। तो इसकी क्या वजह है कि पाकिस्तान में मुजाहिरों के दौरान ये हलाकतें क्यों हुई, लोग क्यों जहां बाक हुए? और अगेन फिर यह भी कहा गया कि लोगों के ऊपर, मुजाहिरीन के ऊपर गोली चलाई गई, चाहे वो इस्लामाबाद के अंदर हो या कराची में हो। क्या ये एक न्यू नॉर्मल बन गया है कि जब भी मुजाहरा होगा उसको कंट्रोल करने के लिए गोली चलानी पड़ेगी? वाटर कैनन का भी तो इस्तेमाल किया जा सकता है, अडयाला के बाहर आगे पीछे अगर वाटर कैनन का इस्तेमाल हो सकता है तो अपने मुजाहिरीन पे वो क्यों नहीं हो सकता? एट द सेम टाइम जो लोग एहतजाज कर रहे हैं उनका ये राइट है कि वो एहतजाज करें, लेकिन उनका ये राइट नहीं है कि वो जाके अमेरिकन कॉन्सुलेट पे हमला करें या जाके कहीं पे जलाओ घेराव करें या रेड जोन के अंदर वो अमेरिकन एम्बेसी के पास घुसने की कोशिश करें। तो उनको भी पुरअमन एहतजाज करना पड़ेगा। लेकिन अगेन जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों का मारा जाना, वो भी मुजाहिरों में, उसकी क्या वजह है? इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और एक और जो तनकीद हो रही है हुकूमत पे कि हर चीज के हवाले से बयानात दिए जा रहे हैं, लेकिन ना इसराइल का नाम लिया जा रहा है, ना ही अमेरिका का नाम लिया जा रहा है, ना खुल के उनकी मजम्मत की जा रही है। क्या ये जो तनकीद है ये दुरुस्त है? इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। इन सारे मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए वज़ीर आज़म कोऑर्डिनेटर जनाब इख्तियार वली साहब ने हमें ज्वाइन किया है। वली साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर सबसे पहले तो जरा ये बताइएगा कि ये जो पाकिस्तान में मुजाहरे हुए और उनके दौरान हमने देखा कि फायरिंग हुई और लोग भी मारे गए, इसकी क्या वजह है? क्या इंतजामिया ने चीजों को सही तरीके से मैनेज नहीं किया? दुश्मन का हाथ है? क्या मामला है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अतर काज़मी साहब। इनफैक्ट ऐसा है कि मुजाहरे जो हैं, एहतजाज, ये जमहूरी मुल्क में यहाँ पर सबका बराबर हक है, जमहूरियत है, और कोई भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करना चाहे तो ज़रूर करे। लेकिन ये मेरे ख्याल में बहैसियत एक जिम्मेदार पाकिस्तानी हमें ये मालूम होना चाहिए कि आपके पास किसी की टेरिटरी में अंदर घुसने का कोई राइट नहीं है। आप एम्बेसी के बाहर तक तो एहतजाज कर सकते हैं, लेकिन एम्बेसी के अंदर आप नहीं जा सकते हैं। ये बनाना रिपब्लिक भी नहीं है। यहाँ पर कानून अल्हम्दुलिल्लाह अपनी आबोताब के साथ जिंदा और जावेद है, और रिट जो है वो कायम है। तो पाकिस्तान पर एक ये सफारती जिम्मेदारी भी होती है कि गैर मुल्की सुफरा, चाहे वो अमेरिका के हो, सोमालिया के हो, यहाँ पर किसी भी मुल्क के जितने भी हैं सुफरा और उनके सफारत खाने, उनकी हिफाजत करना ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और फिर जो सूबे में जो कौंसल खाना मौजूद है वो उस सूबे की हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि वो अमन अमान वहाँ पर कायम रखे। हाँ, मैं इस बात के साथ बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि जहाँ पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा सकता था, जहाँ पर शेलिंग की जा सकती थी, जहाँ पर लाठी चार्ज किया जा सकता था, वहाँ पर गोली चलाने की कोई ज़रूरत नहीं थी और नहीं चलनी चाहिए थी। व्हाटएवर, मैं उसके बारे में मेरे पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन जो हुआ आई रियली मैं इसको कंडेम करता हूँ, और हुकूमत भी ऐसे इक़दामात को दुरुस्त नहीं समझती। अच्छा सर, कराची जो आपने कौंसलेट का जिक्र किया, उस हवाले से खबरें चलती रही कि कौंसलेट के अंदर से फायरिंग हुई, अमरीकियों ने फायरिंग की या अमेरिका की जो सफारत खाने की सिक्योरिटी ने फायरिंग की। अब इस हवाले से कोई JIT बनाने की बात हो रही है, तो अभी तक कोई तफसीलात सामने आई है कि यह बदकिस्मत वाकया कैसे पेश आया, कौन इसमें मुलविस था? ये इसमें जो जो मुलविस होगा, देखिए JIT की बात हो, तफ्तीश की बात हो, तो अथर उस पर पहले वक्त से पहले बात करना जो है वो मुनासिब ज़्यादा नहीं होता।
लेकिन हुकूमत जो है तो वो ठीक है। सीरियस है इस बारे में, इंतहाई संजीदा है कि इसको डिग आउट करे, इन्वेस्टिगेट करे कि हु इज बिहाइंड द सीन, कौन था इस पर्दे के पीछे, कि फायरिंग पहले वहां से हुई, मुदाखलत पहले यहाँ से हुई या क्या हुआ। वो सारी चीजें फिर रिपोर्ट आने के बाद और तफ्तीश आने के बाद ही कौम के साथ हम शेयर कर सकेंगे। होपफुली गवर्नमेंट इसको देखेगी और संजीदगी के साथ देखेगी। ये पाकिस्तानियों का खून है, कोई इतना सस्ता नहीं है। ठीक है। अच्छा सर, जो इसराइल की मजम्मत की जा रही है या अमेरिका की मजम्मत की जा रही है, उसमें यह तनकीद हो रही है कि आज नवाज शरीफ साहब का भी ट्वीट आया, ना इसराइल का जिक्र है ना अमेरिका का जिक्र है। वज़ीर आज़म भी इंटरनेशनल कन्वेंशंस की बात करते हैं, आलमी क़वानीन की बात करते हैं, उसको तोड़ने की बात करते हैं, जो आयतुल्लाह ख़ामनाई साहब की शहादत हुई उसकी हम मजम्मत करते हैं। लेकिन जिन लोगों ने यह किया और ऐलान किया और कहा कि हम हमला कर रहे हैं, उनका नाम लेके हम मजम्मत नहीं कर रहे, यह तनकीद हो रही है हुकूमत पे। इस पे आप क्या कहेंगे? पत्थर, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये हमारे मुल्क में जो है ना एक तबका और एक फिरका ऐसा पैदा हो चुका है जो चीजों को नेगेटिव तरीके से पेश करता है। मुझे ये बताइए, ये इस वक्त किसी तीसरी जंग अजीम से कोई कम वाकया नहीं है जिसमें ईरान पे डायरेक्ट हमला हुआ है। फिर आप कतर देखें, कुवैत देखें, दोहा देख लें, दुबई देख लें, सऊदीया देख लें, एवरीवन, तमाम लोग इस जंग में जो है वो बिलवास्ता या बिलावास्ता ये शामिल हो चुके हैं। मुझे ये बताइए, बैक वक्त आप बैक जुम्बश कलम आप क्या बयान दे सकते हैं? वेयर इज हमारे जो चीज एक बयान सख्त से सख्त देने में आपको टोटल जो है ना इट टेक्स ओनली 4 to 5 मिनट्स, लेकिन फिर उसको संभालना जो होता है ना वो फिर बड़ा मुश्किल होता है। तो मेरे ख्याल में जो प्राइम मिनिस्टर कर रहा है वो बेहतरीन पॉलिसी ये है कि वो सऊदीया के साथ, मोहम्मद बिन सलमान के साथ उन्होंने बात की है। प्राइम मिनिस्टर ने यूएई के शाह से बात की है, जॉर्डन के शाह से बात की है, दीगर ममालिक के सरबराहान मुमलिकत से वो बात किए जा रहे हैं, राब्ता किए जा रहे हैं। और बेहतर होगा कि हम कोई जॉइंट स्ट्रेटजी बना के कोई स्टेटमेंट जारी करें, तो वो मेरे ख्याल में उसका फायदा ईरान को भी होगा, मुस्लिम उम्मा को भी होगा, और हम अपना गोल जो है वो बेहतर तरीके से अचीव कर सकते हैं। कोई 1 मिनट की स्टेटमेंट जज्बाती वाली दे के आपने करवाना क्या है ये मुझे समझ नहीं आती। तो ये उस फिरके को मैं बताना चाहता हूँ कि आप अपनी जो वो वनडे और T20 वाली सियासत है ना वो जरा अपने पास रखिए, उसकी हमें जरूरत नहीं है। वरना जब आपकी बारी आई थी तो आप यही अच्छा सर, पूछते थे कि अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, मैं इंडिया पे हमला कर दूं, कश्मीर को बेचकर आ गए तो कहते थे कि 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करो। ये वही लोग हैं। ठीक है। अच्छा सर, पिछली दफा जब अमेरिका ने ईरान पे हमला किया था तो पाकिस्तान ने ईरान का भरपूर साथ दिया, यहां तक कि ईरान की पार्लियामेंट में तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगे थे और पाकिस्तान ने जंग को रुकवाने में भी किरदार अदा किया था। अब पाकिस्तान ईरान के भी करीब है, अमेरिका के भी करीब है, जो मशरिक वुस्ता की दीगर रियासतें हैं वो भी पाकिस्तान को कदर की निगाह से देखती हैं। तो आपकी हुकूमत इस मसले को हल करवाने के लिए कोई बैकडोर राब्ते कर रही है, कोई एफर्ट वगैरह आप कर रहे हैं, कुछ बता सकेंगे आप? देखिए, ईरान का जितना भी ये मामला थोड़ा सा प्रोलॉन्ग हुआ है, इसमें पाकिस्तान की इंटरवेंशन थी। ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात की मेज सजाने की जो हिम्मत की थी और जो कोशिशें की गई थी वो पाकिस्तान ने की थी। और अब भी पाकिस्तान समझता है कि हमने अपना वो किरदार अदा करना है कि जिसका फ़ायदा ईरान को भी हो, तमाम मुस्लिम उम्मा को भी हो, और जो हमारे खित्ते के इत्तेहादी हैं उन सबको भी उसका फायदा पहुंचे। और हम अपना कोई मतलब एक पल में एक साइड ले लेना, खड़े हो जाना और अपनी कोई जज्बाती किस्म की स्टेटमेंट दे देना, वो 1 मिनट की काम है। लेकिन पॉलिसी बनाना, पाकिस्तान वो पाकिस्तान नहीं रहा जो कभी पहले हुआ करता था। अब पाकिस्तान की बहुत बड़ी अहमियत है और बहुत बड़ी कदकाठ है। पाकिस्तान खड़ा होता है, बात करता है आपका वजीर आजम और दुनिया ताली बजाती है। तो मेरे ख्याल में जरा थोड़ा सा आगे चलने दें चीजों को, और पाकिस्तान जो है वो बड़ी जिम्मेदारी के साथ आगे चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मियां नवाज शरीफ ने आज फिर भी ईरान के साथ एक जहती का इजहार किया है। हम वो कहते हैं कि जिन्होंने नहीं किया और जो बड़ा शोर कर रहे हैं उनके लीडर को भी चाहिए कि वो भी करें। चलें, बहुत शुक्रिया इख्तियार वली साहब। यहां पे वक्त हो एक छोटी सी ब्रेक का जी, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे।
वेलकम बैक जी। अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी सकलैन इमाम साहब। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सकलैन साहब जरा ये बताएं कि मगरिब इस सारे तनाज़े को कैसे देख रहा है जो इस वक्त मशरिक़ वुस्ता में हो रहा है, और ये जो मशरिक़ वुस्ता के दीगर ममालिक हैं जिनको निशाना भी बनाया है वहां पे अमरीकन अड्डों को ईरान ने, क्या ये सारे इस पोजीशन में हैं कि एक लंबी जंग को सस्टेन कर सकें? क्योंकि ईरान के हवाले से तो ये क्वेश्चन उठता है कि क्या वो सस्टेन कर सकते हैं, इनका क्या हाल होगा या इनके लिए क्या प्रॉब्लम्स होंगी अगर जंग जो है वो तवालत पकड़ती है? अतर आपने कई सारे सवाल एक ही गो में कर दिए। मैं शुरू करता हूँ आपकी तरतीब जो आपके सवालों की। मगरबी ममालिक से मुराद आपकी नेटो और यूरोप और या अमेरिका की इत्तेहाद में जो मगरब है, जिसमें बज़ाहिर हमें थोड़ी सी एक आपस में कशमकश या कशीदगी नज़र आती है, लेकिन अभी भी एक मिलिट्री अलायंस के तौर पर ये एक ही है। और एक फाइनेंशियल एक क्या कह लें कि एक ओलिगोपली है, दुनिया में जो भी इस्तेमारियत है ये उस लिहाज से सब मुत्तहद है। किसी भी तीसरे दुनिया के यानी थर्ड वर्ल्ड कंट्री के किसी भी मुल्क को उठने नहीं देना चाहते। तो इनकी पॉलिसी तो बिल्कुल ठीक है। इसी अंदाज से है कि अमेरिका ने जब ये तय कर लिया है कि ईरान को डीफैंग करना है, यानी डिसआर्म करना है, ये जिस तरह हम हमास को डिसआर्म करने की बात कर रहे हैं ना, इसी तरह ये लोग ईरान को भी डिसआर्म करना चाहते हैं। और डिसआर्म करने का मतलब है कि ईरान में एक रिजीम चेंज करें। तो उस रिजीम चेंज के नतीजे में जो वो सारी कोशिशें कर रहे हैं उसको यूरोप की, अमेरिका की, नेटो की मुकम्मल हिमायत हासिल है, सिवाय 2-4 कंट्रीज़ के जिनमें एक स्पेन आता है, एक नॉर्वे आता है, और शायद कोई और कंट्री जो मेरे जहन में नाम नहीं आ रहा है, जो या बहुत से कुछ यूरोप के यानी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के जो मुल्क हैं उनकी फॉरेन ऑफिस जो वो नेटो के साथ ही खड़ी होती है, लेकिन वो ज़रा नरम है क्योंकि वो जंग में कूदना नहीं चाहते। बाकी जो जंग में कूदना चाहते हैं उसमें बरतानिया भी है, फ्रांस भी है, जर्मनी भी है, इटली भी है। तो वही जो इस वक्त जो भी हुकूमतें जो ट्रम्प के साथ रही हैं जो बड़ी हॉक किस्म की हैं, बल्कि एक मैं बड़ी कॉमनैलिटी देख रहा था कि वो तमाम हुकूमतें जो यूक्रेन की जंग को बढ़ाना चाहती हैं और रूस से जंग जारी रखना चाहती हैं, वो सब मुत्तहद है ईरान के ख़िलाफ़ भी। तो एक लिहाज से आप ये समझिए कि मगरिब वही है जो हम समझते हैं, लेकिन ये बात हमारे लोगों को समझ में नहीं आ रही कि अभी तक वो अपने ईरान को वो एक मुल्क समझ रहे हैं। ये एक इस्तेमारी ताकतों के खिलाफ एक मज़ाहमत का अब ये इस्तिहारा बन गया है ईरान। तो हमें इसको इसी दुनिया की सियासत में इसी अंदाज से देखना चाहिए। जहाँ तक आपने गल्फ़ की रियासतों की बात की, ये गल्फ़ की रियासतें सॉवरन कंट्रीज़ नहीं हैं, ये हमें समझना चाहिए। ये कोई आज़ाद मुल्क नहीं है। यहाँ पे ऐसी हुकूमतें हैं जो अमेरिका के या मगरिब के इशारे पर चलती हैं, और इन ममालिक के अक्सर दिफाई या सिक्योरिटी के इंतजाम जो हैं वो इन्हीं अमेरिका की या बरतानिया की या यूरोप की कंपनियों के पास ही हैं। और इन मुल्कों में अक्सर में अमेरिका के अड्डे हैं, यानी बाकायदा मिलिट्री बेसिस, एयर बेसिस हैं जिनमें बड़े खौफनाक किस्म के रेडार्स भी, असला भी है, एयर फोर्स भी है, बॉम्बर्स भी हैं, B-2 बॉम्बर्स भी हैं, B-53 बॉम्बर्स भी हैं, और स्टेल्थ एयरक्राफ्ट भी हैं, फाइटर जो बॉम्बिंग करते हैं, टोमाहाक मिसाइल जो मारते हैं वो इसमें हैं। इससे ज़्यादा ख़तरनाक बात है कि इन सारे अड्डों पर ऐसे रेडार सिस्टम्स लगे हुए हैं जो खित्ते की किसी भी मूवमेंट को मॉनिटर कर सकते हैं। और ज़ाहिर है ये अड्डे जो हैं जो गल्फ़ की रियासतों में बने हैं, ये सिर्फ ईरान को फोकस करके बनाए गए हैं। तो ईरान का ज़ाहिर जवाबी कार्रवाई जो है वो एक मंतकी नतीजा है। ठीक है। अच्छा सर, इसके साथ साथ एक और चीज हम देख रहे हैं कि आबनाए हुर्मुज़ जो है, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़, उसको बंद करने की बात हो रही है और कहा जा रहा है कि काफी हद तक वो इस वक्त बंद हो चुकी है। उसका इम्पैक्ट, इमीडिएट इम्पैक्ट क्या हमें फौरन नजर आएगा? और अगेन इससे फिर क्या पूरा खित्ता सिर्फ मुतासिर होगा या आलमी दुनिया के लिए भी रिप्रिकॉशंस होंगे इसमें? देखिए, आपने हुर्मुज़ जो है अमलन बंद हो गई भी है, लेकिन जो हम तवक्को कर रहे थे कि वहाँ पे वो सी माइंस यानी समुद्री जो बहरी वो होती हैं, बारूदी सुरंगें जो होती हैं, उसके ज़रिए बंद किया जाए, ईरान ने वो तरीक़ा नहीं अपनाया है। ईरान ने 3 किस्म के रास्ते अपनाए हैं। एक उन्होंने वार्निंग दी है। दूसरा ये है कि जो कोई जहाज़ उसकी वार्निंग को नहीं सुनता है उस पर वो मिसाइल मार के उसको गिरा देते हैं। तीसरी चीज़ है कि उनकी अपनी नेवी अब गश्त कर रही है, यानी उन्होंने आबनाए हुर्मुज़ को अमली तौर पे रोका हुआ है लेकिन अमली तौर पे बंद भी किया हुआ है, यानी आप और चल भी रही है, चल महदूद कर दी है। और चल इस तरह रही है कि वो खुद आ रहे जा रहे हैं और जिस ऑयल टैंकर को या कार्गो शिप को जाने देना चाहते हैं उसको जाने दे रहे हैं। यानी एक उन्होंने कियोस्क या चौकी खड़ी कर दी हुई उस आबनाए हुर्मुज़ में, लेकिन मुकम्मल तौर पे चौक नहीं किया कि जहाज़ कोई बहरी जहाज़ डुबो के या सी माइंस लगा के बंद किया, इस तरह नहीं किया है। तो उसकी वजह से अब ये हुआ है कि जो बड़ा फ़र्क पड़ा कि तकरीबन 35-34% जहाज़ों की आमद और रफ्त बिल्कुल बंद हो गई है।
बाकी कुछ समझ लीजिए कि 60-65% के जहाज जो हैं वो चल रहे हैं। यानी ईरान अब अपनी मर्जी से मॉनिटर कर रहा है कि किस जहाज को जाने देना है, किस जहाज को जाने नहीं देना। और जब तक जो उन्होंने 3 कार्गो शिप्स या ऑयल टैंकर्स पे जो हमला किया है, वो यानी मिसाइल मारा है, वो जहाज है जो अमेरिका या इसराइल या उनके मफादात से वाबस्ता ऑयल टैंकर या कार्गो शिप्स थे। तो ये उन्होंने कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि चीन के लिए तेल की फ्लो जारी रहेगा, जापान के लिए भी फ्लो जारी रहेगा, और शायद पाकिस्तान और इंडिया के लिए भी फ्लो जारी रहे। तो इसका मतलब एक और निकलता है कि तेल की कीमतें जो है वो इस वक्त अब तक सिर्फ 10% बढ़ चुकी हुई हैं आज ही के दिन में, यानी इस मंडे को। इसके अलावा यूरोप में अब ये हो रहा है कि जो गैस का बहरान है, क्योंकि कतर से काफी गैस उधर भी जाती है, LNG जिसको कहते हैं, और ज़ाहिर है जब LNG वहां पे कम निकल रही है वहां से, कतर की गैस या वहां से जो इतनी भी निकलती थी, तो उनकी डिपेंडेंस जो है वो कम हो रही है, और गैस की कीमतें इस वक्त 35 से 40% बढ़ गई हैं यूरोप में। ठीक है। अच्छा सर, मुझे जरा ब्रीफली बताइएगा, टाइम की थोड़ी सी कमी है, कि आपको ईरान के अंदर हुकूमत या रजीम, जिस तरह अमेरिका कहता है, कोलैप्स होती हुई नजर आ रही है? देखिए, कोलैप्स होने का तो कोई इम्कान नहीं। खासतौर पे एक अव्वल तो पहले भी अगर आप ईरान के स्ट्रक्चर को देखें तो उनको कोलैप्स नहीं किया जा सकता। ये जरूर कि हमला करके ज़बरदस्ती किसी को बिठाने की कोशिश की जाए। अवाम खड़े नहीं होते नजर आ रहे हैं, लेकिन ये है कि राइटर्स होते हैं या एजेंट्स होते हैं जो कहीं बम चला सकते हैं, लॉन्चर लगा सकते हैं, कहीं वो ड्रोन फेंक सकते हैं, किसी के असैसिनेशन कर सकते हैं। ये मुमकिन है, जो कहीं भी हो सकता है। जहां तक अब तक जो हमें समझ में आ रही है वो ये है कि ईरान के अंदर अली खामेनी की शहादत के बाद जोश और जज्बा बढ़ गया हुआ है, गुस्सा बढ़ गया हुआ है। और इस दौरान वहाँ की जो पुलिस है तेहरान की खासतौर पे, उसने ये वार्निंग दी है कि हमें ये नज़र आ रहा है कि क्योंकि अमेरिका ने जो बॉम्बिंग की है रिसेंटली, वो ईरान की पुलिस और बसीज और पासदारान के जो पुलिस वाला काम करते हैं उनके ऑफिस में, उनके हेडक्वार्टर्स में की है। तो इसका मतलब ये कि वो कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस जो है तेहरान की वो डिसफंक्शनल हो जाए। तो उनके इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ये वार्निंग जारी की है कि अगर कोई भी शख्स इस हालात को ख़राब करने की कोशिश करेगा तो उसको दुश्मन का एजेंट समझ के उसके साथ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। जिसका मतलब ये है कि ये अभी तक कुछ गिरने के इम्कान नहीं है, लेकिन ये ज़रूर कि लड़ाई बढ़ेगी। ठीक है, सकलान इमाम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। हमें जो के लिए वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का जी। ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। सोशल मीडिया पर अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा। कल अगेन आपसे इसी टाइम पे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।